नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। शुरुआत बड़ी खबर से। गोरखपुर से बड़ी खबर मिल रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का आज तीसरा दिन है। गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रुद्राभिषेक किया। उसके बाद सीएम योगी अब जनता दरबार भी लगाएंगे, जिसमें तमाम फरियादी पहुंचेंगे अपनी फरियाद लेकर और एक एक कर सीएम योगी आदित्यनाथ उनकी फरियाद सुनने वाले हैं। लेकिन अब ये तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। ये तस्वीर सामने आ गई है जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की है, लेकिन इसके बाद ही वो जनता दरबार लगाने वाले हैं। रुद्राभिषेक करती तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर के दौरे का आज तीसरा दिन है। कल भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया था। कई कार्यक्रम में वो शामिल हुए थे और आज भी ऐसे कई कार्यक्रम जो सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावित हैं। लेकिन ये पहली तस्वीर जो कि हम आपको दिखा रहे हैं, कार्यक्रम की यहाँ शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने रुद्राभिषेक किया है, पूजा अर्चना की है। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ जनता दरबार लगाने वाले हैं, जिसमें तमाम लोग पहुंचने वाले हैं अपनी फरियाद लेकर, और वो हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाई थी। गोरखपुर से एक अलग लगाव सीएम योगी आदित्यनाथ का है और गोरखपुर वासियों का भी सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ एक अलग लगाव है। इसलिए जब भी सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचते हैं, सुबह के समय होते हैं, तो वो जनता दरबार जरूर लगाते हैं और लोग भी सीएम योगी आदित्यनाथ के समक्ष अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचते हैं। यहां पर तमाम तरीके के दिशा निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा भी दिए जाते हैं। लेकिन ये तस्वीर हम आपको रुद्राभिषेक की दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रुद्राभिषेक किया और आज सीएम योगी आदित्यनाथ थोड़ी ही देर में जनता दरबार भी लगाने वाले हैं। तो गोरखपुर दौरे का तीसरा दिन और ये तस्वीर देखिए, जहां रुद्राभिषेक करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ वन इंडिया पे आप देख रहे हैं। और आपको बता दें कि कई ऐसे कार्यक्रम आज प्रस्तावित किए गए हैं, जिसमें एक एक कर सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होने वाले हैं। 3 दिवसीय ये दौरा और ऐसे में तीसरा दिन आज सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे का है। गोरखपुर में है, बीते 2 दिन से आज तीसरा दिन है और ऐसे में कई कार्यक्रम में वो शामिल हो चुके हैं। कई ऐसी सौगातें जो सीएम योगी आदित्यनाथ दे चुके हैं। अब आज भी कई ऐसे कार्यक्रम जिसमें एक एक कर वो शामिल होंगे। लेकिन क्योंकि सुबह की शुरुआत सीएम योगी आदित्यनाथ हमेशा पूजा के साथ करते हैं और यही वजह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना उन्होंने की, रुद्राभिषेक करते वो नजर आ रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद जनता दरबार भी वो लगाएंगे। तमाम लोग भी पहुंचेंगे अपनी समस्याओं को लेकर। सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी समस्याओं को, उनकी समस्याओं को सीएम योगी आदित्यनाथ सुनने वाले हैं। हालांकि ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं और ये उसकी ही तस्वीर है। रुद्राभिषेक करते सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं और आज क्योंकि सावन का सोमवार भी है और ऐसे में तमाम जो शिव भक्त हैं वो आज के दिन पूजा अर्चना करने पहुंचते हैं मंदिरों में और यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ रुद्राभिषेक करते नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि थोड़ी ही देर बाद जनता दर्शन के लिए भी वो पहुंचेंगे, जनता दरबार लगाएंगे, तमाम लोग भी उनके साथ पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले कि ये तस्वीर अपने आप में बेहद खास हो जाती है, क्योंकि गोरखपुर से एक अलग लगाव सीएम योगी आदित्यनाथ का और ऐसे में अपने दिन की शुरुआत पूजा के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ करते हुए। आज सोमवार भी है, सावन का सोमवार, और ऐसे में रुद्राभिषेक सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया और उसकी ये तस्वीर आपको लगातार पहुंचा रहे हैं। तो आज भी कई कार्यक्रम जिसमें शामिल होने वाले हैं। हरेंद्र हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, उनसे ज़्यादा जानकारी ले लेते हैं। हरेंद्र, सीएम योगी आदित्यनाथ की शुरुआत रुद्राभिषेक के साथ हुई, लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। रुद्राभिषेक पूजा अर्चना करते सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आने वाले हैं। आज रुद्राभिषेक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मंदिर में, गोरखनाथ मंदिर में करने वाले हैं। खासतौर से रुद्राभिषेक की तस्वीर, पहली तस्वीर न्यूज़ वन इंडिया ने अपने दर्शकों तक पहुंचाई है। खासतौर से आज पहला कार्यक्रम है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का और रुद्राभिषेक करने के बाद बस थोड़ी देर के बाद ही जनता दर्शन कार्यक्रम लगा करके
पूर्वांचल से अनेक दिनों से आई जनता की समस्या सुनने का काम करेंगे और संबंधित अधिकारी को दिशा निर्देश देते नजर आएंगे। 3 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में रहे हैं और खास तौर से 3 दिवसीय दौरे के दौरान पूर्वांचल के युवाओं को, पूर्वांचल के किसानों को एक बड़ी सौगात देने का काम किया है। जहां गीडा में उन्होंने एक फिनाल फैक्ट्री का शिलान्यास करके सैकड़ों हजारों युवाओं को रोजगार देने का एक मार्ग प्रशस्त किया है। तो वहीं कल गोरखपुर से 17 किलोमीटर दूर मोतीराम चौराहे पर एक वेयर हाउस का उद्घाटन करके हजारों लोगों को नौकरी और पूर्वांचल ही नहीं अपितु दूसरे देश नेपाल के लोगों के लिए भी एक सुगम रास्ता निकालने का काम किया है। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तारीफ भी की कि अब जिस सोच से मैंने इन्वेस्टर समिट किया था लखनऊ में, अब वो धीरे धीरे साकार होते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल हरेंद्र, और गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ का एक अलग लगाव है। अपने सुबह की शुरुआत उन्होंने पूजा अर्चना के साथ की, जिसकी लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। आप नजर बनाए रखिएगा, जो भी अपडेट होगी पहुंचाना। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, लखनऊ से खबर आपको बताते हैं। समाजवादी पार्टी से जुड़ी बड़ी खबर है। समाजवादी पार्टी की यूपी कार्यकारिणी घोषित हो गई है। नरेश उत्तम पटेल अध्यक्ष घोषित किए गए हैं। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम सचिव बने हैं। 182 कार्यकारिणी सदस्यों की जो सूची है उसको जारी कर दिया गया है। 4 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। 3 महासचिव की घोषणा कर दी गई है। इसके साथ ही 61 सचिव और 48 सदस्य भी घोषित कर दिए गए हैं। सपा कार्यकारिणी में 62 विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। तो ये तस्वीर और ये लिस्ट आपको प्रॉपर दिखा रहे हैं। 182 कार्यकारिणी सदस्यों की जो सूची है उसको जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पर 4 उपाध्यक्ष और 3 महासचिव घोषित कर दिए गए हैं। 61 सचिव और 48 सदस्य भी घोषित किए गए हैं। तो सपा कार्यकारिणी में 62 विशेष आमंत्रित सदस्य भी हैं। तो समाजवादी पार्टी और ये तमाम तरीके की तैयारियां पार्टी की तरफ से लोकसभा चुनाव को लेकर की जा रही है। लेकिन अब सपा की यूपी कार्यकारिणी घोषित हो गई है। नरेश उत्तम पटेल अध्यक्ष घोषित किए गए हैं। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को भी जिम्मेदारी मिली है, सचिव वो बने हैं। इसके साथ ही 182 कार्यकारिणी सदस्यों की जो सूची है वो लगातार टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। स्कंदिता मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ गए, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। स्कंदिता, यहाँ पर अब कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई है और इसमें देखिए एक नाम आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम का भी है, सचिव उनको बनाया गया है। नरेश उत्तम पटेल अध्यक्ष घोषित किए गए हैं। किस तरीके से समझा जाए? जी बिल्कुल आपको बता दें 2024 के चुनाव को लेकर लगातार तैयारी चल रही है और अखिलेश यादव सक्रिय नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से वो लगातार नई नई रणनीतियां बना रहे थे, लेकिन उनकी कार्यकारिणी की सूची रिलीज नहीं हुई थी, उसको लेकर तमाम सवाल खड़े हुए थे। तो अब उन तमाम सवालों पर विराम लग गया है। अखिलेश यादव ने कल अपनी 182 जो है सदस्यों की सूची है, कार्यकारिणी सदस्यों की सूची वो रिलीज कर दी गई है और 182 लोग के नाम उसमें शामिल हैं, जिसमें कई लोग हैं जिनको अपना इंतजार था पर उनका नाम नहीं आ पाया है। नरेश उत्तम पटेल को अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा अब्दुल्ला आजम के बेटे हैं उनको, इसके अलावा आजम खान के बेटे हैं अब्दुल्ला आजम, उनको सचिव बनाया गया है। और भी तमाम नाम हैं, तमाम लोगों को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इसमें 182 कार्यकारिणी सदस्य हैं, जिसमें तमाम लोगों को अपनी अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं। 4 लोगों को उपाध्यक्ष बनाया गया है, 3 लोगों को सचिव बनाया गया है, महासचिव घोषित किया गया है। इसके अलावा 61 जो है सचिव बनाए गए हैं और 48 जो है सदस्यों की सूची जारी करी गई है। और आपको बता दें सपा ने क्या कहते हैं 62 जो है विशेष लोगों को आमंत्रित किया गया, उनका नाम भी इस कार्यकारिणी सूची में शामिल है। तो जिस चीज़ का लंबे समय से इंतजार था कि वो अखिलेश यादव अपनी टीम नहीं तैयार कर पा रहे हैं, अपनी कार्यकारिणी नहीं तैयार कर पा रहे हैं, तो अब उन सब बातों पर विराम लग गया है। अखिलेश यादव ने अपनी 182 सदस्यों की कार्यकारिणी जो है वो तैयार कर ली है और लोकसभा चुनाव को लेकर उनकी जो टीम जिसको बोला जाए वो पूरी तरीके से तैयार है। किस तरीके से अब आगे की चीज़ें करनी है, आगे क्या कुछ
रणनीतियां बनानी है उसको लेकर लगातार अब अखिलेश यादव प्रयास करेंगे। 182 सदस्यों की सूची जारी की है। तमाम वो नाम हैं, नरेशोत्तम पटेल अध्यक्ष हैं, आजम खान के बेटे अब्दुल आजम को सचिव बनाया गया है, राजकुमार मिश्रा हैं उनको कोषाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा इरफानुल हक हैं, उनको जो है उपाध्यक्ष बनाया गया है। 4 उपाध्यक्ष बनाए गए जिनमें CL वर्मा, श्यामलाल पाल और राजेंद्र एस बिंद, ये 4 वो नाम शामिल है जिनको समाजवादी पार्टी की कार्यकारिणी सूची में उपाध्यक्ष बनाया गया है। 4 लोगों को उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा 3 महासचिव भी बनाए गए हैं और तीनों महासचिव में जयशंकर पांडे का नाम है, अताउर रहमान खान का नाम है, इसके अलावा अनीसुर रहमान अंसारी, 3 लोगों का नाम है जिसमें से 2 जो है मुस्लिम कैंडिडेट हैं और एक जो है जनरल कैटेगरी से है जयशंकर पांडे। 3 महासचिव बनाए गए हैं, 4 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं और जो है क्या कहते हैं राजकुमार मिश्रा उनको ठीक है स्कंदिता, यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने यूपी कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है और ये तमाम नाम भी आप हमें बता रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। इसी बीच आगे बढ़ते हैं। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने कहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेगी। एनडीए के साथ उनका कोई गठबंधन जो है वो जारी रहेगा। अमित शाह, पीएम मोदी और जेपी नड्डा के साथ उनकी मुलाकात का क्रम लगातार जारी है। सीटों पर तालमेल और समझौता जो होगा उसमें निषाद पार्टी और चुनाव चिन्ह भोजन भरी थाली पर प्रत्याशियों को मैदान में उतारेगी। डॉक्टर संजय ने गोरखपुर में ये कहा है कि पार्टी का स्थापना दिवस समारोह भी 16 अगस्त को गोरखपुर में ही मनाया जाएगा। लखनऊ से खबर है, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का गोरखपुर दौरा आज है। संत कबीर नगर, बस्ती और अयोध्या दौरे पर रहेंगे स्वतंत्र देव सिंह। विभाजन की विभीषिका दिवस कार्यक्रम का बीजेपी कर रही है आयोजन। सुबह 11 बजे संत कबीर नगर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोपहर 12:45 पर बस्ती पहुंचेंगे जल शक्ति मंत्री। बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधिकारियों के साथ साथ समीक्षा बैठक भी वो करेंगे। बैठक के बाद दोपहर 3 बजे बस्ती में तटबंध का निरीक्षण भी वो करेंगे। शाम 7 बजे अयोध्या पहुंचेंगे जल शक्ति मंत्री। अयोध्या में रात्रि विश्राम करेंगे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। तो स्वतंत्र देव सिंह का विशेष दौरा रहने वाला है, वो पहुंचने वाले हैं और इस दौरे को लेकर तमाम तरीके की तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। तो निरीक्षण करते हुए नजर आने वाले हैं। शाम 7 बजे अयोध्या पहुंचेंगे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, ये भी जानकारी है। अयोध्या में रात्रि विश्राम वो करने वाले हैं और आपको बता दें कि जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का गोरखपुर दौरा भी आज रहने वाला है। इसी बीच रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, अलीगढ़ में भीषण सड़क हादसा हुआ है। कार और ट्रक की आमने सामने भिड़ंत हो गई है। हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, 3 घायल हो गए हैं। वृंदावन से दर्शन कर लौट रहे थे कार सवार। अलीगढ़ के जवा थाना इलाके का ये पूरा मामला है। ये बड़ा मामला आपको बता रहे हैं, अब तस्वीर भी सामने आ गई है। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, 3 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वृंदावन से दर्शन कर ये कार सवार लौट रहे थे, उसी समय ये हादसा हुआ। हालांकि ये तस्वीर देखिए, ये आपको विचलित जरूर कर सकती है, लेकिन इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भीषण ये सड़क हादसा रहा होगा। कार और ट्रक की आमने सामने भिड़ंत हो जाती है और इसके साथ ही आपको ये बता दें कि हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, 3 लोग घायल हो गए हैं। योगेंद्र सिंह हमारे संवाददाता जुड़ गए, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। योगेंद्र, कैसे ये हादसा हुआ? देखिए, ये लोग दर्शन करके वृंदावन से लौट रहे थे, तो जब रास्ते में ये जवा थाने के पास पहुंचे तो वहां पर एक सामने से तेज गति से ट्रक आ रहा था, जिसने इनकी कार को टक्कर मार दी और कार बुरी तरीके से वहां पर मतलब क्षतिग्रस्त होगी। और उसमें जो भी कार सवार थे वो सब उसमें से बुरी तरह, जो ग्रामीण वहां पे आसपास आए वो भी ग्रामीण कार में से जो फंसे हुए लोग थे उनको निकाल नहीं पाए। फिर बाद में वहां पर कटर मशीन मंगाई गई, तब जाकर के उन लोगों को निकाला गया, जिसमें से 2 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग जो है गंभीर रूप से वहां पर वरुण ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराए गए। जी, ये क्या इनकी पहचान हो सकी है? कहाँ के रहने वाले थे?
हाँ, ये यहीं पे जमा के पास एक गांव पड़ता है, वहीं के रहने वाले लोग थे, वृंदावन से दर्शन करके लौट रहे थे, पूरी एक ही फैमिली के लोग थे जी। योगेंद्र, क्या ट्रक सवार की पहचान हो सकी है? क्या गिरफ्तारी हो चुकी है? हिरासत में लिया गया है? क्या जानकारी? जो ट्रक का ड्राइवर था, ट्रक छोड़ के भाग गया है, तो उसकी कभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन ट्रक का नंबर है वो, उसकी पहचान हो गई है। ठीक है योगेंद्र, जो भी अपडेट होगी पहुंचाना। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान जेल से 14 महीने बाद शामली के 3 लोगों को रिहा कर दिया गया है, जिन्हें जुलाई 2022 में पाकिस्तान पुलिस ने गिरफ्तार किया था। दरअसल शामली जनपद निवासी नफीस अपनी पत्नी और बेटे के साथ पाकिस्तान घूमने के लिए गया था। भारत वापस आते वक्त पाकिस्तान पुलिस ने संदिग्ध गतिविधियों के चलते उनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जिन्हें अब अपराध ना साबित होने के चलते रिहा कर दिया गया है। परिजनों के मुताबिक नफीस और उसका परिवार बाघा बॉर्डर से अपने वतन में प्रवेश कर चुका है। शामली प्रशासन के सहयोग से नफीस के परिजन बाघा बॉर्डर से उनकी पत्नी और बेटे को लेकर घर वापस आ रहे हैं। नफीस और उनके वतन वापसी पर परिवार में खुशी का भी माहौल है। इस पूरे मसले पर संवाददाता ने परिजनों से खास बातचीत की है, वो आपको सुनवाते हैं। मामला तो पूरा मुझे ही नहीं पता जी, आप भी हो मैं भी ही, अब रात तक आ लेंगे, रात को पता लगा क्या मैटर था, क्या नहीं था। अच्छा मुनीर, ये बताइए जो अम्मी अबू और भाई गए थे, वो घूमने के लिए गए थे, रिश्तेदारी क्या थी आप लोग? रिश्तेदारी में गए थे। कितने समय वो वहाँ रहे? 14 महीने हो गए तकरीबन। तो अब रिहाई मिली तो किस तरह की खुशी आप लोगों में है? खुशी है जी, यहाँ के प्रशासन ने पूरा सहयोग दिया हमारा, रात तक आ लेंगे। हाँ, हिंदुस्तान है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।